और नेक्स्ट चैप्टर। गांव के कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबीयत ठीक हो गई। माँ ने उससे एक दिन कहा, बेटा तू अब ग्वालियर चलो जा, पढ़ाई पे ध्यान देवे, पैसा तो ना है, पंडित कालीचरण के पास सभी देने हैं, ते वो बाप बहाल हो जाए तो कुछ काम बने, जे 500 रुपया मुँह पे धरे हैं तू रख ले। माँ की जीवटता और बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ग्वालियर जाने से पहले राकेश जो उसका दोस्त था उसको अपने घर की मजबूरी बताई। राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, मनोज कुछ भी हो जाए तू अपनी पढ़ाई ना छोड़ियो, हमेशा ऐसे ही दिन ना रहेंगे, ये कठिनाई ही तुझे आगे बढ़ावेगी। मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा। उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है। राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित हो जाता है, जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासीन ही रहता है। इतना सोचकर उसने राकेश को गले लगा लिया। इस बार मनोज यह संकल्प लेकर ग्वालियर आया कि चाहे कुछ हो जाए वह ज़रूर कोई नौकरी ढूंढेगा और पीली कोठी में कमरा लेकर बहुत पढ़ाई करेगा, जिससे अगले 1 साल की तैयारी के बाद ही पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मनोज को ग्वालियर आए हुए 2 दिन हो गए। इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूंढी, पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बिना पैसे के वह आगे ग्वालियर में पीएससी की तैयारी कैसे करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। शाम को पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढ ली है। मनोज जिस चिंता में डूबा हुआ था उसे पांडे ने एक झटके में ख़त्म कर दिया, जैसे जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन पांडे ने उसकी उम्मीद से उलट काम किया था। दोनों अपनी अपनी साइकिल से जीवाजीगंज में पिजवी कॉलेज की गली की ओर चल दिए। एक मकान के सामने दोनों ने दीवार से अपनी साइकिल टिका दी। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था रजनीश त्यागी। मनोज को याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के त्यागी जी है। त्यागी जी से केंद्र में बहुत प्रभावित हुआ था। त्यागी जी सफ़ेद धोती कुर्ता पहने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। जोरदार ठहाका लगाते हुए उन्होंने कहा, आहा आइए आइए। मनोज को देखकर त्यागी जी ने कहा, आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा शिविर में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली कि उसे त्यागी जी ने पहचान लिया। त्यागी जी ने पांडे से कहा, यह तो बड़ा तेजस्वी युवक है। केंद्र के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था। त्यागी जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, पर पांडे ने त्यागी जी से कहा, इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए नौकरी चाहिए, इनके पिता इनसे भी ज़्यादा तेजस्वी हैं। वे दुनिया को बदलने का महान काम कर रहे हैं, इसलिए परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। तेजस्वियों को परिवार से आते हैं मनोज जी। त्यागी जी पांडे का व्यंग्य सुनकर जोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे, हा हा हा। मनोज ने महसूस किया कि त्यागी जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण रहता है। दुख और तनाव तो जैसे त्यागी जी के सामने ठहर ही नहीं पाते, केवल हंसी ठहाकों का माहौल रहता है। नौकरी क्या है, साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना है, दौलतगंज में है। सुबह शाम 2-2 घंटे 300 रुपये मिलेंगे। मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में रह भी सकते हैं, त्यागी जी ने कहा। मनोज को त्यागी जी का प्रस्ताव सुनकर लगा कि उसकी उम्मीदों में फिर से जान आ गई है। यद्यपि वह 300 रुपये में पीली कोठी में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता था, लेकिन उसे अपने पैर ग्वालियर में जमाने का मौका मिल गया। लाइब्रेरी में रहने और नौकरी करने से उसे पीएससी की पढ़ाई छोड़कर गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, तुम्हारा बीए का रिजल्ट कैसा रहा? त्यागी जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसे त्यागी जी के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया। उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए त्यागी जी से कहा, अच्छा रहा सर, 62% आए हैं। वह भूल गया कि उसने पांडे को 55 बताए थे। पांडे ने सुना तो उसने मनोज से पूछा, मनोज जी जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे 55% बताए थे, क्या मैं सही हूँ? मनोज ने तो त्यागी जी को प्रभावित करने के लिए 1 सेकंड डिवीज़न को फर्स्ट डिवीज़न में बदला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को त्यागी जी के सामने उजागर कर देगा, लेकिन पांडे उसकी पोल खोलकर माहौल बिगाड़ रहा था। ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि पांडे को क्या जवाब दे, लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदला। स्वामी विवेकानंद पर आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन पांडे ने मनोज की सच्चाई को त्यागी जी के सामने प्रकट करने का पूरा मन बना लिया। उसने सीधे सीधे मनोज से पूछ ही लिया, मनोज जी, विवेकानंद को छोड़िए, ये बताइए कि बीए में कितने % थे। मनोज ने पूर्व में भी इस तरह के सफल झूठ से लोगों की नज़रों में सम्मान प्राप्त किया था, पर आज उसका दाव उल्टा पड़ गया। अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण वह अपनी नज़रें चुरा रहा था। इस उलझ चुके धागे का सिरा त्यागी जी ने पकड़ा। वे समझ गए कि मनोज ने उसकी नज़र में योग्य बनने के प्रयत्न में झूठ बोला है। त्यागी जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा। वह इसे गांव के कमज़ोर माहौल से शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़के का सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे। त्यागी जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त कराने की कोशिश की। मेरे तो एमए इंग्लिश में 3rd डिवीज़न थी, पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैं भी नहीं कहता कि 3rd डिवीज़न पास हूँ। मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे पीएचडी मानकर डॉक्टर डॉक्टर कहते रहते हैं। मैंने पीएचडी तो क्या, एमफिल तक नहीं की, पर लोग मानते हैं तो मानते रहे, मैं भी मना नहीं करता। हाँ, मनोज का तनाव त्यागी जी की समझ और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया। दोनों अपने अपने घर को चल दिए। रास्ते में मनोज से पांडे से गुस्से में कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे आज बहुत बेइज्जत किया। पांडे कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यह बहुत ज़रूरी था। जीवन में अब कभी भी तुम्हारे % से तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी योग्यता का आंकलन नहीं होगा। इसलिए अपनी पुरानी कमजोरियों को झूठ के सहारे छुपाने के स्थान पर सच्चाई के साथ उनका सामना करो। मनोज पांडे का चेहरा देखता रहा, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। अब देखो, मनोज को ये बात कभी भी टॉलरेट नहीं हुई कि उसके 55% है। वो सोचते थे अगर मैं 55 बताऊंगा तो लोग मेरी इंसल्ट करेंगे। मनोज के पास सामान के नाम पर एक सूटकेस, बाल्टी, कुछ किताबें और गद्दा था। वह एक तांगे में अपना सामान रखकर दौलतगंज स्थित साहित्य सभा की लाइब्रेरी पहुंच गया। सामने 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके भूतल पर टिम्बर की दुकानें थी और प्रथम तल पर साहित्य सभा का बोर्ड लगा था। गोल दार सीढ़ियों से अपना सामान लिए वह सभा की लाइब्रेरी में पहुंच गया। इस बड़े हॉल में चारों तरफ किताबों से भरी अलमारियां, बीच में पाठकों के पढ़ने के लिए टेबल और बेंच, काव्य सम्मेलन और दूसरे साहित्यिक कार्यक्रम के लिए 2 तख्त का छोटा सा मंच, मंच के पास में लेक्चर डेस्क और माइक रखा था। लाइब्रेरी की दीवारों पर देश के तमाम बड़े साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई थी। मनोज ने रात को सोने के लिए मंच पर ही अपना बिस्तर बना लिया। सुबह शाम 2 घंटे लाइब्रेरी में लोग किताबें पढ़ने आते थे। बाकी समय वह लाइब्रेरी में अकेला ही रहता। इस अकेलेपन को दूर करने का काम उसके लिए लाइब्रेरी की किताबें करती थी। उसने लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उसने अब्राहम लिंकन, थॉमस अल्वा एडिसन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेंजिंग नार्गे जैसी कई जुझारू लोगों की जीवनियां पढ़ डाली। अब्राहम लिंकन की गरीबी के दिनों के संघर्ष से उसे बहुत प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि उसने लिंकन को अपना हीरो मानते हुए उन जैसा दिखने के उद्देश्य से अपनी पतली दाढ़ी न कटवाने का फैसला ले लिया। मनोज ने तनख्वाह के 300 रुपये भोजनालय में जमा कर दिए। उसके रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम हो गया। महीने में 2 बार शाम को लाइब्रेरी में काव्य गोष्ठी होती, जिसमें शहर के कवि साहित्यकार इकट्ठा होते। सामाजिक साहित्यिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी होता। मनोज को इन आयोजनों की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। फर्श बिछाने और माइक लगाने जैसे काम भी उसे ही करने पड़ते थे। मनोज ध्यान से विद्वानों के भाषण सुनता। उसकी इच्छा होती कि वह भी मंच पे भाषण दे या अपनी लिखी कोई कविता सुनाए, पर मनोज को मौका नहीं मिलता। उसे मंच पर खड़े होकर बोलना एक अद्भुत और दैवीय काम लगता। जब सभा का कार्यक्रम समाप्त हो जाता और सभा में कोई नहीं होता, तब मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अकेले अभ्यास करता। अपने विचार उस विषय पर देता जो कुछ देर पहले परिचर्चा में विद्वानों ने उठाए थे। खाली हॉल में उसे सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं। इस तरह वह अपना ज्ञान बढ़ाने और बोलने का अभ्यास करता रहता। एक रात काव्य सम्मेलन के बाद एक कवि लाइब्रेरी में ही रुक गए। कवि की बस सुबह की थी। सुबह कवि ने नहाने के बाद मनोज से कहा, क्या आपके पास बालों में लगाने के लिए तेल मिलेगा?
तेल नहीं है, मनोज ने संकोच से कहा। कवि निराश हुए, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, कंघा दे दो, बिना तेल के ही बाल बना लूंगा। मनोज के पास तो कंघा भी नहीं था। उसने फिर संकोच से कहा, कंघा भी नहीं है? पर कवि ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फरमाइश को बदलकर फिर से कहा, कैसे लड़के हो भाई तुम, चलो शीशा ही दे दो, अपनी शक्ल ही देख लूँ एक बार। शीशा भी नहीं है, मनोज ने फिर से वही उत्तर दिया। कवि को अब मनोज को देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसने मनोज के उम्र के कई लड़के देखे थे जो सुंदर दिखने और फैशन करने के दीवाने रहते थे। कवि ने कहा, जिस उम्र में लड़के नए नए फैशन करते हैं उस उम्र में तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई के खर्च के लिए यहाँ नौकरी करता हूँ, तेल कंघे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 1 साल से तो मैंने अपनी शक्ल ही आईने में नहीं देखी। एक छुपा हुआ गर्व उसकी आवाज़ में झलक आया था। अपनी बात पूरी करके उसने कवि का थैला उठा लिया और उन्हें टेम्पो में बिठाने जाने लगा। कवि ने टेम्पो में बैठते हुए मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम ज़रूर सफल होगे बेटा। वापस जाते कवि की आंखें गीली थी। उसमें कोई सरल कविता झिलमिला रही थी। 3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा था कि उसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है, इसे अकेला ही रहना है। यह बिल्डिंग उसे भूता अकेलापन का एहसास कराती। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसने पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिजीविषा को देखकर उसकी आंखें भर आई। यह पावेल की माँ ने अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी लगातार जूझ रही है। हर मुसीबत में माँ ही तो है जो उसे ग्वालियर में टिके रहने की ताकत देती है। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके माता पिता उससे मिलने लाइब्रेरी में आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे हॉल में लगी हुई साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें देखने लगे। ज़्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए पिता को विषय मिल गया। इसके पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन के बहाली पर प्रश्न पूछे, उन्होंने उससे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? मुक्तिबोध, मनोज ने उत्तर दिया। मतलब? पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इनका नाम मुक्तिबोध है। कवि है, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोए तो वो मुंशी ठीक लागतो। मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी, बूढ़ी डुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ा कैसे रह रहे हो, कैसे कमजोर हो गए। अब तो नौकरी ठीक से कर लो, कर्जा सिर पे चढ़ो है। पिता को इस साहित्यिक चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु ना जानती अनपढ़, जे देख कितनी किताबें रखी है, पढ़वे की कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मोए हाई कोर्ट तक ही उम्मीद है, मेरी बहाली हाई कोर्ट ही करेगो। मैंने फैसला ले लिया है, डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करेंगे। पिता के शासकीय खेमे में नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दे दी। वह पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा, अनशन मत कीजिए, क्योंकि आपको कोर्ट जल्दी ही बहाल कर देगा और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी कलेक्टर को ठिकाने नहीं लगा देगो, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हॉल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीरें देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल सी हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तनकर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है, देश की फिक्र किसी को ना है। मनोज पिता की बात सुनकर कुछ कहता, उसके पहले ही माँ बोल पड़ी, शर्म ना आवते तुम्हें, फालतू बात कर रहे हो, घर सुधार ना सकत, देश की चिंता कर रहे हो। मोड़ा ने 3-4 साल से नई बुस्कट ना खरीदी,
खाबे पीवे को कछु ठिकानो ना है, अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होवे में देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू जीभ ना चलावे, नए कपड़ा से कछु ना होवत। ईमानदार आदमी पुराने कपड़ा पहन के भी अपने अलग से चमकतो है, और खा पी तो जानवर भी रहे हैं। आदमी तो वो है जो भले ही भूखो रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू क्या जाने देश की समस्या, तुझे समझानो तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोए ना पतो देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात ना पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कौन बात रह गई। पिता ने पूछा, मोए ना पतो, मोए तो सब पतो है, यही कि तुम पागल हो गए हो। माँ ने पिता से कहा। अब पिता का वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बातें को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर हो रही है, चल, नहीं तो बस निकल कर जावेगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा को कछु पैसा दे दो कि तुम्हारे भाषण से पेट भर लेगो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मुँह पे का धरे हैं पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहाँ से टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 रुपये दिए और कहा, बेटा ठीक से रहियो। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट गया। लाइब्रेरी में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि उसके पापा सच में पागल हो गए हैं। क्या माँ सही कह रही है? पिता हमेशा देश, ईमानदारी, गरीबी की बातें करते रहते हैं, घर की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्तिबोध की अंधेरे में की कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज़्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, जीवित रह गए तुम, मर गया देश, जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घर बार की फिक्र न करके देश की फिक्र करते हैं वह पागल ही कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरे पिता पागल हैं। मैं ऐसा पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी के बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखने लगा। माँ के जाने के बाद उसे अपना गांव याद आने लगा। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ साल से वह अपने भीतर के मस्त मौला और गांव में रंग में रंगी अल्हड़ मनोज से मिला ही नहीं। शादियों का सीजन चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज सोचने लगा कि निराशा का कोई कारण ही नहीं है। चारों तरफ आनंद के क्षण बिखरे पड़े हैं, बस हमें इन्हें समेट लेना है। हालात तो परेशान करने के लिए ही होते हैं, पर मुझे उल्लास और आनंद की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लाइब्रेरी का गेट बंद कर दिया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया और राम जी गाना चल रहा था, पर शायद बूढ़ों को लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वह बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। मनोज जब वहां पहुंचता तो बारात आगे बढ़ने लगी थी। उसने बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को आदेश सा दिया, ये काली काली आंखें। बैंड वाला शायद अपने गायन की कला का अभी तक मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मनोज का आदेश पाकर वह तुरंत बाजीगर फिल्म का ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये गोरे गोरे गाल गाना गाने लगा। बूढ़ों की कुड़कुड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों में उसने जोश भर दिया। ऐसा है बूढ़े मिसा कर रह गए। मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर डांस कर रहा था। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। किसी बाराती को पता नहीं चला कि यह जोशीला डांसर बिन बुलाया मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से तरबतर हो गया। बारात आगे बढ़ गई। तो इस फेज़ में क्या है कि कभी कभी हमें बिना बात की खुशी या बिना बात के डांस करना
कर लेना चाहिए ताकि हमें खुशी मिले। कभी भी देखना, आप एक प्रोफेशनल डांसर से बेटर आपको जब आप अपने दोस्तों के साथ या बिना इनवाइट हुए किसी चीज़ में डांस करते हो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हो, तो मज़े आपको ढूंढने होते हैं। लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल होता है। जो रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, एवरीवन इज़ समवेयर स्ट्रगलिंग। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, बट आपको अपना इंजॉयमेंट ढूंढना है। सो थैंक यू। आगे देखते हैं फेज़ में क्या होता है। टिल देन, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो।